जो क्लास 12th का मॉडल सेट जारी किया गया है, इनमें हम क्लास 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 2023 के लिए जो परीक्षा पैटर्न के लिए मॉडल सेट जारी किया गया है, इसमें हमारे पास टाइमिंग दिया हुआ है 1.30 आवर्स यानी 1.5 घंटे का। और जो यहाँ पर फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स इसका है 35। और जो हमारे पास सामान्य निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश यहाँ पर नीचे बताए गए हैं, तो हम उनको 1 बाय 1 करके देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सामान्य निर्देश के अंतर्गत परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा शैली में उत्तर दें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी द्वारा जैसा संभव हो सकता है वो अपनी भाषा शैली में उत्तर दे सकते हैं। और जो सेकेंड हमारे पास निर्देश है वो निर्देश ये है कि इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं, जैसे क ख, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर दें। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है, निर्देश के अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि खंड क में प्रश्न की कुल संख्या 7 है। इनमें प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इस खंड से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 से लेकर के 7 तक टोटल क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। और इन 7 में से किसी 5 क्वेश्चन को ही मुझे हल करना है, तो हम किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे और इनमें से कोई 2 प्रश्नों को छोड़ देंगे। फिर जो है नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे पास खंड ख है, खंड ख में प्रश्नों की कुल संख्या 7 है। प्रश्न 8 से लेकर के प्रश्न 14 तक, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। इस खंड से प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जो हमारे पास खंड ख दिया हुआ है, इसमें प्रश्न 8 से लेकर के 14 तक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से हमें किन्हीं 5 प्रश्नों को ही हल करना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। फिर जो है अगला कह रहा है खंड ग में प्रश्नों की कुल संख्या 5 है। प्रश्न 14 से लेकर 19 तक, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। इस खंड से प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 19 तक दिया हुआ है, ये हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। और इनमें से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और किन्हीं हम 2 प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। तो जैसा इसमें निर्देश दिया गया है उसी टाइप से हम यहाँ पर इनका आंसर लिखेंगे। सो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट में एक एरोसोल का उदाहरण दें। यहाँ पर जो है आपसे कह रहा है कि एक जो है एरोसोल का एग्जाम्पल लिखिए। तो अगर हम आपको बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो एरोसोल का एग्जाम्पल हो सकता है वो एग्जाम्पल है मेरे पास एरोसोल का एक उदाहरण, जैसे हो सकता है आपके पास बादल या फिर कोहरा। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है एरोसोल का एक उदाहरण बादल या कोहरा हो सकता है। तो इनमें से हम किन्हीं एक को लिख सकते हैं परीक्षा में, बादल लिखें या फिर कोहरा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है धातु कर्म क्या है। यहाँ पर हमसे धातु कर्म पूछा जा रहा है कि धातु कर्म हम किन्हें कहते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर धातु कर्म क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर है यहाँ पे हमने लिखा है धातु कर्म के बारे में। यहाँ पर देखिए किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगर हमारे पास कोई और्स दिया हुआ है, कोई अयस्क है, इस अयस्क से हम अगर शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं तो उस शुद्ध धातु को प्राप्त करने में जितना प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, जितनी प्रक्रिया हम करते हैं, उसको हम लोग धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो धातु कर्म का डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन कह रहा है
वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स में किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। यहाँ पर जो हमारे पास वर्ग 15 के तत्व हैं उनके हाइड्राइड्स में से किनका क्वथनांक न्यूनतम होता है, अर्थात सबसे कम होता है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग 15 के तत्वों के PH3 हाइड्राइड्स में क्वथनांक न्यूनतम होता है। जो हमारे पास फास्फोरस हाइड्राइड दिया हुआ है, फास्फोरस का जो हाइड्राइड है, इसमें जो है इनका जो क्वथनांक होता है वो सबसे कम होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देंगे कि वर्ग 15 के तत्वों के PH3 हाइड्राइड्स में क्वथनांक न्यूनतम होता है। अब फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है Mn2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमें इसमें बताना है कि जो Mn2+ है इनमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए इसको, पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है Mn का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो Mn का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, तो Mn का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मुझे मिलेगा Mn = ऑर्गन 4s2 3d5। और जब Mn2+ हम लोग करेंगे तो जो S में यहाँ पर भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, S वाला दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दान कर दिए जाएंगे। और दान करने के बाद Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा Ar 4s0 3d5। और अगर हम जो है इनका बात करें कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उनका अरेंजमेंट इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें जो है 1 2 3 4 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 5। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो Mn2+ है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है टोटल 5। तो यही 5 हमारा आंसर हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि वर्ग समतली ज्यामिति में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। अगर हम इसका बात करें कि किस प्रकार का संकरण होता है, तो इसमें जैसे मेरे पास कोई मान लेते हैं इस टाइप का मेटल हो गया, इस मेटल के साथ में ऐसे लिगेंड्स जुड़े होते हैं। और जब ऐसे लिगेंड जुड़े होते हैं तो इस टाइप से इसका जो है ज्यामिति बनता है। और इस टाइप से जब ज्यामिति बनता है तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग समतलीय ज्यामिति। तो जो वर्ग समतलीय ज्यामिति होता है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की जहाँ तक बात है संकरण का, तो जो संकरण होता है इसका इस टाइप से होता है DsP2 टाइप का। यहाँ पर हम लोग D को पहले लिखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे पास ये मेटल दिया गया है इस मेटल में D रिक्त कक्षक पाई जाती हैं, इस वजह से हम लोग इसको पहले लिख सकते हैं DsP2। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि वर्ग समतलीय ज्यामिति में DsP2 टाइप का जो संकरण होता है वो पाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 5। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर OH है, OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह, और यहाँ पर CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोक्सी जो है H से स्टार्ट होता है और मेथिल M से स्टार्ट होता है। तो पहले हमारा अल्फ़ाबेट में M आता है, इसलिए हम इसका जब नामकरण करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और फिर जो है 4 नंबर पर मिथाइल। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मेथिल। और जो हमारे पास मेन चेन है यहाँ पर मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। तो यहाँ पर मेन चेन का नाम लिखेंगे पेंट। और सिंगल बॉन्ड से चूँकि सब जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे AN। और इसमें जो हमारे पास CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के लिए हम लोग अल ऐड करते हैं AL। तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेनॉल।
इस टाइप से इसका हम लोग IUPAC सिस्टम में नामकरण करेंगे। इसको आप देख सकते हैं जैसा हमने सॉल्यूशन किया है उसमें देखिए। यहाँ पर हल करके लिखा गया है इसका IUPAC सिस्टम में नाम। तो देखिए यहाँ पर इसका IUPAC सिस्टम में नाम है 3-हाइड्रोक्सी-4-मेथाइल पेंटेन 1 ऑल। यहाँ पर हम पोजीशन भी दर्शा सकते हैं जो फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर दिया हुआ है पेंटेन 1 ऑल करके। तो इस टाइप से इसका IUPAC सिस्टम में नोमेनक्लेचर हुआ। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखें। तो जो हमारे पास विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से जो होने वाला बीमारी होता है उसको हम लोग कहते हैं सूखा रोग। इसको बोल सकते हैं कि सूखा रोग जो है इस विटामिन की कमी से होता है। सूखा रोग को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसका जो है दूसरा नाम होता है रिकेट्स। तो इस जो है विटामिन की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग भी हो जाता है। तो रिकेट्स का मतलब सूखा रोग ही होता है, ऐसा कुछ हमें समझना चाहिए। तो इस बीमारी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। हमने आपका जो है आंसर शीट में भी यहाँ पर लिख दिया है। आंसर शीट में है कि जो हमारे पास विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होता है वो है सूखा रोग। सूखा रोग कहें या फिर रिकेट्स बोल सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो देख लिए 1 से लेकर के 7 तक। 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ कोई 5 प्रश्न ही करना था, जिसमें से कि हम यहाँ पर 7 क्वेश्चन को हल किए हैं। तो आप जो है परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ इन 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखेंगे, आप 7 का नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर निर्देश के अकॉर्डिंग आपका गलत हो सकता है। तो आप बिल्कुल जिस टाइप से निर्देश दिया है उसी टाइप से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या मात्रक होता है। तो उसको देखिए, यहाँ पर जो है आंसर शीट में हम आपको बताए हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त होने वाली सांद्रताओं के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोटि को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। कोटि निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं n = a+b और n = x+y। यहाँ पर जो a+b और x+y दिखाई दे रहा है, यह जो है जो हमारे पास अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले रिएक्टेंट हैं उनका एक कोफिशिएंट होता है, उनका गुणांक होता है। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, इसी में एक चीज़ और बोला था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो इसके लिए मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखना है। तो देखिए आंसर की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें लिखा हुआ है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो एक साइड हमने बना दिया भौतिक अधिशोषण और दूसरी साइड रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में सबसे पहले जो है बताया गया कि भौतिक अधिशोषण में मल्टी लेयर यानी बहुपरत होता है, इसमें ढेर सारी लेयर पाई जाती हैं भौतिक अधिशोषण में, जबकि रासायनिक अधिशोषण में यूनि लेयर पाया जाता है, एकल परत पाया जाता है इसमें। फिर सेकेंड नंबर है
यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है। जो हमारे पास भौतिक अधिशोषण होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, उत्क्रमणीय होता है। यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है। जो हमारे पास ये दिया हुआ है रासायनिक अधिशोषण में, यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। और जो थर्ड जो अंतर दिया गया है इन दोनों में वो है भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है वैसे वैसे भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया स्लो होती जाती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर आपका रासायनिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ती है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ती है। फिर हम लोग जो है अगले अंतर की बात करेंगे चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर पे जो अंतर दिया गया है वो है इनका एंथैल्पी कम होता है। कम होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनका एंथैल्पी 20 से लेकर के 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। जबकि यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण जो होता है इनका जो एंथैल्पी होता है वो उच्च होता है और जो कि 40 से लेकर के 400 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने इसमें अंतर देख लिया। तो आप इस टाइप से इनमें दोनों में अंतर क्लियर कर लेंगे, भौतिक अधिशोषण और फिर रासायनिक अधिशोषण। तो इन दोनों में अंतर इस टाइप से आपको क्लियर कर लेना होगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इधर रिएक्टेंट दिए गए हैं और इस रिएक्टेंट का जो है यहाँ पर परऑक्साइड कैटलिस्ट भी दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक रिएक्टेंट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका क्रिया कराना है SBr के साथ। तो जब परऑक्साइड की उपस्थिति होती है तो इस कंडीशन में हमारा जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाता है और डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पर एक वैलेंसी आ जाती है, इसी वैलेंसी के साथ हमारा जुड़ जाता है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 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 Br। तो फाइनली मेरे पास जो है बन गया N ब्यूटिल ब्रोमाइड। N के मतलब यहाँ पर नॉर्मल होता है, इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है बी में जो रिएक्शन दिया है वो है CH3 CH2 Br। इसका क्रिया हम लोग करा रहे हैं सिल्वर साइनाइड के साथ। तो जब भी जो है हेलो एल्केन की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आइसोसाइनाइड बनता है। तो जब यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है तो इसमें था हमारे पास एथिल ब्रोमाइड। तो जब एथिल ब्रोमाइड का क्रिया करा है सिल्वर साइनाइड से तो मेरे पास बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर जो Ag था वो Br के साथ में प्रतिस्थापित हो गया तो बाहर ऐसे निकल गया। इस टाइप से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अभिक्रिया को पूरा करें। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें भी जो है अभिक्रिया को पूरा करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको पूरा किया जाएगा। तो देखिए इस टाइप से जो है इसको पूरा किया गया है इस रिएक्शन को। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट है इसमें है यहाँ पर एथिल एल्कोहल के 3 अणुओं की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? हाँ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ इसका क्रिया कराया जा रहा है। तो जब जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2Cl प्लस में H3PO3। यहाँ पर जो CH3 CH2Cl है वो हमारा एथिल क्लोराइड है और जो हमारे पास H3PO3 है वो हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। फिर इसी टाइप से नेक्स्ट जो रिएक्शन दिया गया है वो रिएक्शन है आपके पास यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है। फिनॉल की क्रिया हम लोग यहाँ पर सांद्र H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग क्रिया करा रहे हैं। तो क्रिया कराने के बाद हमें यहाँ पर
पिपरिक एसिड मिल रहा है। और इसका अगर IUPAC की बात करें तो हम लोग ऐसे जो है इसका नाम इस टाइप से भी लिख सकते हैं नंबरिंग के बेस पे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर नंबरिंग करेंगे हम लोग तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और यहाँ पर 3, इसके बाद 4 5 6। तो यहाँ पर जो है दूसरे पर और चौथे पर और छठे पर हमारा नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कहना है DNA एवं RNA में 3 अंतर लिखें। तो हम यहाँ पर DNA एवं RNA की बात करेंगे और इनमें जो है 3 अंतर आपको लिखकर हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर DNA एवं RNA में 3 अंतर क्या क्या है। देखिए ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। तो इसमें जो है DNA एवं RNA में अंतर, तो एक साइड हम जो है बना दिए DNA और दूसरे साइड बना दिए RNA। तो अगर हम जो है DNA की बात करें तो DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि RNA का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और फिर जो है दूसरा अंतर इसमें है DNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला उपस्थित होती है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, जबकि RNA में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 1 श्रृंखला उपस्थित होता है। सिर्फ और सिर्फ पॉलीन्यूक्लियोटाइड का इसमें 1 लेयर होता है, 1 श्रृंखला होती है, जबकि इसमें जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती हैं। फिर अगर हम बात करें DNA में, तो DNA में पेंटोस शर्करा D2 डीऑक्सी राइबोस होती हैं, जबकि RNA में पेंटोस शर्करा डी राइबोस होती हैं, जबकि इसमें जो है केवल सिर्फ और सिर्फ डी राइबोस होती हैं और इनमें जो है D2 राइबोस पाई जाती हैं DNA में, जबकि RNA में आपका केवल डीऑक्सी राइबोस होती हैं, इसमें डीऑक्सी होता है और इसमें सिर्फ राइबोस होता है। फिर अगर हम लोग जो है और अंतर की बात करें तो एक हम यहाँ पर चौथा भी लिख दिए हैं। ऐसे आपको परीक्षा में केवल 3 ही लिखना है। तो चौथा में हमने लिखा है कि DNA के जो अणु होते हैं वो बृहद होते हैं, जिनका आकार 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ माइक्रो तक होता है। और अगर RNA की बात किया जाए तो इनका अणु लघु होता है, इनका छोटा आकार होता है, जो कि यहाँ पर 20,000 से लेकर के 40,000 माइक्रो तक होता है। फिर हम जो लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अगले वीडियो में, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक के प्रश्नों का आंसर देखेंगे और बाकी जो है क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है या हम जो है आपको आंसर कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी तक जो है आप 12 नंबर क्वेश्चन तक ही पूरा डन करिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो ठीक है, आप अच्छे से बेहतरीन नोट्स बनाएं। आपके लिए हमने जो है बिल्कुल नोट्स बना करके यहाँ पर PDF बना करके आंसर लिखने का काम किया है। तो आप जो है ऐसे धीरे धीरे इसको जो है स्क्रॉल करते हुए आप लिख सकते हैं पूरी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से। तो सभी प्रश्नों का जो है उत्तर आप लिख लेंगे पॉज करके इस वीडियो को। तो इस तरीके से आप पूरा स्क्रॉल करिए, धीरे धीरे इसको आगे पॉज करके पूरा राइट कर लीजिए। हम स्क्रॉल करके आपको दिखा रहे हैं सभी प्रश्नों का उत्तर इस टाइप से। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा, क्या यह आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रहा है। यदि हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में कहिए कि यस, ये मेरे लिए जो है हेल्पफुल हो पा रहा है।